बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है सीधे कर्नाटक के मैंगलुरु से, जहां पर 23 साल के एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया और कत्ल कर दिया। बीती रात 8 बजे की यह वारदात बताई जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। जानकारी नहीं मिल पाई है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। 4 से 5 युवकों ने मुस्लिम युवक पर यह हमला किया है। कर्नाटक की यह घटना जिससे सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। मैंगलुरु की यह घटना, ये देखिए सीसीटीवी में कैद हुई है कैसे प्रवीण नेतारू के बाद अब फाजिल को बेरहमी से मार दिया गया है। कर्नाटक की ही यह घटना, दूसरी घटना जिसमें इस मुस्लिम युवक को निशाना बनाया गया है। चाकुओं से लगातार हमला किया गया। मैंगलुरु की यह घटना जिससे खलबली मच गई है। आपको बता दें कि ये हत्या क्यों की गई है, इस वजह का फिलहाल नहीं पता चल पाया। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, इससे पूरी घटना साफ हो रही है। दो तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे पहले 26 जुलाई को प्रवीण नेतारू की हत्या की गई। अब 28 जुलाई यानी कि ठीक 2 दिन बाद का ये मामला, जिसमें फाजिल का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज हालांकि थोड़ा ब्लर्ड है, साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें यह जरूर साफ हो रहा है कि इस पूरी घटना में काफी देर तक ये लोग फाजिल के पीछे पड़े रहे। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, चाकुओं से गोद कर हमला किया गया, उसको मारा पीटा भी गया है। ये दरअसल इन तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति और वहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी के युवा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के कई एंगल सामने आए। पीएफआई की एंट्री हुई, कन्हैयालाल की मौत के विरोध का कनेक्शन जुड़ा, सांप्रदायिक एंगल भी आया, जिसकी पड़ताल में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। यह सीसीटीवी फुटेज हत्या की लोकेशन के पास का है, जिसमें एक बाइक करीब 40 मिनट तक एक जगह खड़ी रहती है। रात 8 बजे बाइक प्रवीण की दुकान के पास जाती है, जिसके बाद दुकान से करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ी हो जाती है। 8:33 पर बाइक एक बार फिर दुकान के दूसरे हिस्से में जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में पुलिस को शक है कि प्रवीण की हत्या 8:38 से 8:40 के बीच हुई होगी। मामले में पीएफआई और एसडीपीआई पर हत्या की सुई घूमी है। ऐसे में पुलिस ने 2 आरोपी शाकिर और जाकिर को गिरफ्तार किया है। These 2 persons have been arrested based on the current investigation. Then we are investigating from all possibilities. So other possibilities are also being explored. And with passing days, I think we'll get more into the investigation. Is it any criminal to PFI, SDP organization, sir? Because the Home Minister said they belong to SDP organization. But it's too early to comment on that. We are still verifying. कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने भी केंद्र सरकार से पीएफआई और एसडीपीआई को बैन करने की मांग की है। वहीं इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, ऐसे जो भी इस्लामिक रेडिकलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो जनता के बीच में एक तीव्रवादी अगलावादी चिंतन वो करते हैं, देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट एक्शन, देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज। एनआईए से कराने की मांग तेज हो गई है, जो जल्द ही एक्शन में नजर आ सकती है। बहरहाल सियासत और घमासान के बीच सवाल वही कि आखिर प्रवीण की हत्या किसने की, क्योंकि पुलिस हर थ्योरी पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक हत्यारे गिरफ्त से बाहर हैं।
आज तक ब्यूरो। भीड़ के हत्यारे अभी गिरफ्त से बाहर हैं। प्राथमिक जांच ही चल रही थी कि ये दूसरा मामला अब सामने आया है जिसमें फाजिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कई सारे लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए कैसे फाजिल को दौड़ा दौड़ाकर पहले पीटा गया, उसके बाद बेरहमी से चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। लगातार पुलिस अभी प्रवीण नेटारू के ही मामले में पीएफआई एंगल से जांच कर रही थी। इसमें 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन कर्नाटक में आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल सबके सामने है। छब्बीस जुलाई 28 जुलाई 2 दिन का फासला और 2 हत्याएं बेरहमी से। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, और अगर हां तो 28 जुलाई की यह घटना जाहिर तौर पर पुलिस को और सचेत कर देगी। पहले प्रवीण नेटारू, अब फाजिल। प्रवीण नेटारू मामले में भी सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले थे। अब जाहिर तौर पर 28 जुलाई की जो घटना है, इसमें भी फाजिल के कत्ल में कई सारे अहम सुराग इस सीसीटीवी फुटेज से ही सामने आएंगे। इन हत्यारों के शक्ल सब कुछ इस सीसीटीवी में कैद हो गया है। अपूर्वा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपूर्वा, क्या कुछ पुलिस कह रही है अब इस नए कत्ल के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है सभी कातिल दिखाई दे रहे हैं, कहां तक लीड मिली है पुलिस को? जी, जैसे कि हम लोग इस कत्ल के बारे में देख सकते हैं, इसका टाइम स्टैम्प है, ये कल शाम को 8 बजे के आसपास हुआ था। और ये सीसीटीवी फुटेज में भी हमको दिखाई दे रहा है कि 4-5 लोग हैं जो आकर इस व्यक्ति को एकदम ब्रूटली मर्डर कर रहे हैं। यही बात है कि वो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एसपी ने भी ऐसा बोला है कि सारे के सारे एंगल्स की जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए इस कत्ल का और 2 दिन के पहले जो कत्ल हुआ था, जो कि बीजेपी यूथ विंग लीडर प्रवीण, उसका जो कत्ल हुआ था, इसका और उसका कोई फिलहाल के लिए कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी बात कर रहे हैं। पर अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 दिन के पहले जो वो कत्ल हुआ था वो बीजेपी यूथ विंग लीडर का, उनके कत्ल के बाद फिलहाल के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत टेंस है, जो मंगलूर में है और पुत्तूर और इधर जो सूर्यकल में कल शाम को जो कत्ल हुआ था, इसके आगे भी अभी पुलिस ने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्शन 144 लगाया गया है। और यही कारण है कि सूरतकल और उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट से आसपास के जो नज़दीक का जो डायरेक्शंस है, वो सब भी एकदम सेंसिटिव जगह है, जहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा हो सकता है तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए 4 जगहों पे फिलहाल के लिए 144 सेक्शन लगाया गया है। और ये 4 होंगे सूरतकल, पनम्बुर, मलकी और बाजपे। फिलहाल के लिए जो कनेक्शन है इसका अभी भी जांच जारी है, पर अभी तक कोई संभावना नहीं है करके ये बोल रहे हैं। पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। कुछ ही समय में पता चलेगा कि क्या इसका कत्ल जो हुआ था। राष्ट्रपति के राष्ट्रपत्नी इस्तेमाल करने पर अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी से माफी मांगने और अधीर रंजन पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। इस मामले में अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से वक्त मांगा है। एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूं? बीजेपी की महिला सांसद प्रोटेस्ट हुआ, आपका करने दी।
विरोधी कांग्रेस। जुबान से निकला एक शब्द इस कदर फंसा देगा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। किसी को दूर दूर तक भी ये अंदेशा नहीं था कि अधीर के बयान की वजह से सोनिया गांधी निशाने पर आ जाएंगी। उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। दो तस्वीरें देखिए, किस तरह संसद से सड़क तक बवाल मचा है। बीजेपी के लिए अब अधीर बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर ले रही है। माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से। द्रौपदी मुर्मू जी का स्मृति के इस अंदाज से सोनिया तमतमाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष साफ कह चुकी हैं कि अधीर माफी मांग चुके हैं। उधर अधीर भी कह रहे हैं कि मेरे किए की सजा किसी और को क्यों। मैम will you ask Adhir Da to apologize? Ma'am, will you ask Adhir Da to apologize? He has already apologized. बीजेपी पार्टी के सारे एमपी मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दी। अगर दोष किया तो मैंने किया, इल्जाम मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ है। अगर तुमसे लड़ो बीजेपी पार्टी हिम्मत है तो मुझसे, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ। ये पाखंडिया, अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझसे लड़ो। मुझे कहने के मौका नहीं देते हो, तुम खुद बोल देते हो और मेरे जब बारी आते तब सदन भंग कर देते हो। सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। क्या अधीर रंजन चौधरी आधिकारिक तौर पर माफी मांगेंगे? क्या सोनिया गांधी अधीर रंजन पर कोई एक्शन लेंगी? क्योंकि ये विवाद बड़ा हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मुद्दा बताकर महिला आयोग खुद एक्शन में आ गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग और 13 राज्यों की महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को संयुक्त नोटिस भेज दिया है। नोटिस पर जिन राज्यों के महिला आयोग अध्यक्ष के दस्तखत हैं, उनमें राजस्थान और पश्चिम बंगाल भी है। बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मणिपुर भी शामिल हैं। महिला आयोग 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल सही लिखा है और वो स्वतंत्र हैं कुछ भी आदेश देने के लिए। हमारी मातृशक्ति और पहली नागरिक आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके बारे में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी असह्य है। ये पूरे देश का भी अपमान है। महिला आयोग एक्शन में है तो एमपी में बीजेपी पुलिस एक्शन में भी जुट गई है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एमपी के आदिवासी नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने डिंडोरी कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। सवाल उठता है कि अब अधीर रंजन क्या करेंगे। अधीर रंजन के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है, क्योंकि वो अब राष्ट्रपति से ही माफी मांगेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने बयान पर लोकसभा में सफाई देने के लिए स्पीकर ओम बिरला से समय मांगा है। मुलाकात करने के लिए समय मांगा है। मेरा ये अपना दृढ़ता है। मैं राष्ट्रपति से समय मांग चुके हैं। अगर सके तो मैं जरूर जाऊंगा, राष्ट्रपति से मिलूंगा, मेरी बात रखूंगा, जरूरत पर तो हुआ उनसे क्षमा मांगूंगा। साफ है, ये मुद्दा आज भी गर्म रहने वाला है। मौसमी सिंह और अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु, देखिए राष्ट्रपति से वक्त मांगा है, अब ये वक्त मिलता है नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और अगर नहीं होता है तो क्या संभावना है? देखिए बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति से समय मिलता है तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है वहां जाके वो माफी मांगेंगे। अगर समय नहीं मिलता है नेहा,
तो ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए ये समय ये कह सकते हैं कि संसद में जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहले पे दहला मार दिया है। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मैं किनसे माफी मांगू, पाखंडियों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। उन्होंने कहा नहीं, मैं राष्ट्रपति से मांगूंगा। अब समय नहीं मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बैकफुट पे जाने की स्थिति होगी। कल जिस तरीके से सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच के अंदर जो है नोकझोंक हुई, उसको लेकर पूरा मुद्दा जो है वो चेंज हो गया। अधीर रंजन चौधरी से पूरा मामला जो है स्मृति वर्सेस सोनिया हो गया। और कल कांग्रेस के 18 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर स्मृति ईरानी की शिकायत की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो भी जो है सोनिया गांधी की शिकायत करेंगी कि उन्होंने धमकाते स्मृति ईरानी को धमकाया और उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, हाउ डेयर यू टॉक मी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब मुद्दे चेंज हो गए हैं। जिस तरीके से सस्पेंशन के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता था और हंगामा कर रहा था, अब मुद्दे दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। और कल धरने के अगेंस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने धरना भी दिया और मार्च भी निकाला। तो अब जो है ये कह सकते हैं कि स्थिति जो है कमोबश जो है, ये लग रहा था कि आने वाले सप्ताह के अंदर महंगाई को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तस्वीरें आपको देश भर में की दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त राजनीति अपने उबाल पर है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, नागपुर, शिमला, रांची, करनाल, जमशेदपुर, सवाई माधोपुर और अगरतला, जहां पर राष्ट्रपति से माफी की मांग की जा रही है। और अगर ये माफी सार्वजनिक नहीं होती है तो इसके कई मायने हो सकते हैं और इसका जो असर है वो अभी से देखा जा रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी पर बीजेपी मुखर है। बीजेपी शासित सूबों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अधीर रंजन के बयान की तीखी आलोचना करते हुए माफी की मांग की है। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस निकृष्ट मानसिकता का परिचय दिया है, घटियापन का परिचय दिया है, यह कृत्य घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने वो वीडियो सुनी है जिसमें अधीर रंजन चौधरी पहले 2 बार करके वो देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं, लेकिन बाद में स्ट्रेस देकर के उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया राष्ट्रपति वाला, वो वास्तव में उनकी सोची समझी चाल है। ये कांग्रेस का लीडर्स लोग का, खास करके गांधी परिवार का जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसको दर्शाता है। वो लोग चाहते हैं कि हमारी ही सब अधिकार है। महिला राष्ट्रपति और ट्राइबल राष्ट्रपति पहली बार भारत के इतिहास में बनी है और जिस प्रकार से जो टिप्पणी उन्होंने की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी का मैं धिक्कार करता हूं और उन्होंने इसके लिए अपोलॉजी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी माटे जे बिन संवैधानिक शब्दनो प्रयोग कर्यो छे ते अशोभनीय અને રાષ્ટ્રપતિ પદની गरिमाने लांछन लगाड़नारो छे। बात अब पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले की करेंगे। ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। पार्थ को टीएमसी से भी सभी पदों से हटा दिया गया है, लेकिन मांग हो रही है कि उन्हें टीएमसी से हटाया जाए। साथ ही विपक्ष ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है। गुलाबी नोटों के ढेर और सोने के सिक्के और गहनों के अंबार में आखिरकार पार्थ चैटर्जी की कुर्सी चली गई। तस्वीरें देखिए। गुरुवार शाम तक पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय कार्य मंत्री रहे पार्थ घोष की नेम प्लेट कोलकाता स्थित उनके नवर्णा दफ्तर से कैसे हटाई जा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए
न सिर्फ पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि टीएमसी ने भी वो जिन पदों पर काबिज थे उससे भी बेदखल कर दिया। Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if anyone is accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare. सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल और टीएमसी के पदों से बाहर होने के बाद अब अगला नंबर पार्टी से पार्थ की विदाई होगी। फिलहाल ममता बनर्जी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष सिर्फ पार्थ चैटर्जी पर एक्शन से चुप होने को तैयार नहीं। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी से ही इस्तीफे की मांग कर रहा है। अर्पिता के 2 बयान जो है वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। पत्तों का है भी नहीं है वो जांच हो। That is position we have distanced ourselves from अर्पिता एंड हर मनी। पार्थ और ममता के लिए मुसीबत की वजह बनी है ये बरामदगी। 22 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता वाले फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए का सोना मिला था। उसके बाद दूसरी छापेमारी अर्पिता के नॉर्थ 24 परगना वाले फ्लैट से ईडी को करीब 28 करोड़ रुपए कैश और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना मिला। अर्पिता के इस फ्लैट से 1-1 किलोग्राम के वजनी वाले सोने की 3 ईंटें, आधा किलो वजन वाले सोने के 6 कंगन और सोने का पेन मिला है। गुरुवार शाम भी ईडी ने बेलघरिया के क्लब टाउन हाउसिंग एस्टेट में रेड मारी। यहां पर बुधवार को अर्पिता के 2 फ्लैट्स में छापा पड़ा था। इस बार फ्लैट नंबर 4C की ईडी ने जांच की। हालांकि इस फ्लैट की मालकिन अर्पिता नहीं, कोई और है। उधर ईडी की एक छापेमारी कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित रॉयल रेजिडेंट बिल्डिंग में हुई। यहाँ 4थे तल्ले पर 404 नंबर फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। हालांकि यहाँ से ईडी को कुछ नहीं मिला। अब तक अर्पिता के 4 फ्लैट्स पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। इनमें शामिल हैं डायमंड सिटी का फ्लैट जहां 22 जुलाई को छापा पड़ा, बेलघरिया के 2 फ्लैट जहां 27 जुलाई को छापा पड़ा और चिनार पार्क का फ्लैट जहां 28 जुलाई को ईडी ने छापा मारा। सूर्य अग्नि रॉय और ऋत्विक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। सूर्य अग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सूर्य अग्नि, देखिए, जब 22 जुलाई को छापेमारी हुई थी तब अकूत संपत्ति का खुलासा हो गया था, फिर आखिरकार इतने दिन लग गए मंत्री जी पर एक्शन लेने में, और अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखिए, बहुत 22 तारीख को, जैसे आपने कहा, 22 तारीख को ही ये एक्शन देखा गया था और उसके बाद एक्शन यानी कि ईडी का रेड देखा गया था, और उसी के बाद तृणमूल के सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब भी पब्लिक पार्टिसिपेशन करती थी, जब भी पब्लिक मीटिंग्स करती थी, वो एक ही चीज कहती थी कि अगर कोई दोषी साबित होता है तो वो उनको नहीं छोड़ेंगे। करप्शन पे उनका पार्टी का स्टैंड एकदम 0 टॉलरेंस है। लेकिन जैसे आपने कहा नेहा, करीबन 1 हफ्ते बाद पहले तो कैबिनेट मीटिंग में पार्थ चैटर्जी को हटाया गया और फिर से दोबारा झटका उनको कल ही लगा जब अभिषेक बैनर्जी ने एक मीटिंग भी बुलाया और उसके तृणमूल कांग्रेस का एक मीटिंग बुलाया, और उसके बाद वहां से जो सामने उभर कर आता है कि पार्थ चैटर्जी जो महासचिव थे पार्टी के, सिर्फ महासचिव नहीं बल्कि नेहा एक बहुत आयरॉनिकल चीज है कि डिसिप्लिनरी कमेटी, तृणमूल कांग्रेस की जो डिसिप्लिनरी इंटरनल कमेटी है उसके भी हेड थे पार्थ चैटर्जी, तो उस पद से भी उनको हटाया दिया गया। जागो बांग्ला जो न्यूज़पेपर है तृणमूल का, उसके एडिटर इन चीफ थे पार्थ चैटर्जी, वहां से भी उनको हटा दिया गया है कल। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल लगातार सूर्य अग्नि यही पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार पार्टी से कब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। एक बार फिर वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ है। कल रात करीब 9 बजे बाड़मेर के पास MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना के दोनों पायलट इस हादसे में शहीद हो गए हैं। रक्षा मंत्री ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। हादसे के बाद एक बार फिर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर MiG-21 ही क्यों बार बार हादसे का शिकार होता है। 1 साल 6 बार MiG-21 क्रैश हो चुका है।
हर तरफ बिखरे आग के गोले, चीख पुकार, अफरा तफरी। ये तस्वीर है लड़ाकू विमान MiG-21 के हादसे की। रात करीब 9 बजे वायुसेना का लड़ाकू विमान राजस्थान के बाड़मेर में हादसे का शिकार हो गया। विमान के परखच्चे उड़ गए, करीब 2 किलोमीटर तक मलबा बिखर गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई इलाका आग की चपेट में हो। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। बाड़मेर के जिला कलेक्टर फौरन घटनास्थल की ओर भागे। जयपुर से दिल्ली तक फोन की घंटियां खनखनाने लगी। थोड़ी देर में वायुसेना ने ट्वीट कर हादसे की सूचना दी। एयरफोर्स ने लिखा, रात 9:10 पर भारतीय वायुसेना का ट्रेनर लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पश्चिमी सेक्टर में ट्रेनिंग के दौरान ये हादसा हुआ। दोनों पायलट शहीद हो गए। हादसे को लेकर रक्षा मंत्री ने वायुसेना प्रमुख से बात की। उन्होंने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्रेनिंग के दौरान MiG-21 के हादसे में 2 वायुवीरों को खोने का दुख है। उनकी सेवा देश हमेशा याद रखेगा। दुख की घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताया। वायुसेना का लड़ाकू विमान बाड़मेर जिले के भीमड़ा के पास क्रैश हुआ। हादसे के साथ ही विमान टुकड़ों में बिखर गया। हर तरफ आग के गोले फैल गए। दोनों पायलटों के शव भी मिल गए। इस हादसे के बाद MiG-21 एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। एक साल में ये छठा हादसा है। इन 6 हादसों में 5 पायलटों की जान गई। 24 दिसंबर 2021 को MiG-21 बाइसन राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दुर्घटना में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई थी। 25 अगस्त 2021 को MiG-21 बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान क्रैश होने के दौरान पायलट खुद को सुरक्षित बचाने में सफल रहा। 20 मई 2021 को पंजाब के मोगा में MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलट अभिनव चौधरी शहीद हुए। 17 मार्च 2021 को ग्वालियर में MiG-21 हादसे का शिकार हुआ। ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हुए। 5 जनवरी 2021 को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 बाइसन गिरा। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। कभी MiG-21 भारतीय वायुसेना की शान होता था। 1960 के दशक में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। 1971 की जंग में इस विमान ने पश्चिमी मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। MiG-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने पाकिस्तानी वायुसेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इतना ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को भी MiG-21 ने खदेड़ा था। उस वक्त उसको विंग कमांडर अभिनंदन ही उड़ा रहे थे। लेकिन अब हादसों के कारण ये लड़ाकू विमान सवालों के घेरे में है। जयपुर से देवंकुर के साथ आज तक ब्यूरो।